चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Yeah. लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइपरलिंक वाला टैग पढ़ा था, है ना? एक ए टैग पढ़ा था, एंकर टैग, और उसमें हमने लिंक्स वगैरह इंसर्ट करने सीखे थे। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल Yes, सारे ma'am. सीखे, है ना? आज हम एक नया टैग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना फॉर्म टैग। फॉर्म टैग एक ऐसा टैग होता है, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपनी वेबसाइट पर कोई एक वेब पेज ऐसा बना रहे हो जिसे हम फॉर्म की तरह दिखाना चाहते हैं। आज कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं, किसी भी तरीके की आप वेबसाइट खोलें, तो उस वेबसाइट में कहीं ना कहीं आपको एक पेज जरूर दिखाई देगा जिसमें आपसे आपकी कुछ नहीं तो डिटेल्स ही मांगी जाएंगी। आपसे आपका नाम मांगा जा सकता है, या आपसे आपकी बाकी डिटेल्स मांगी जा सकती हैं। इस तरीके का, चाहे वो एडमिशन का फॉर्म हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, या जॉब एप्लीकेशन हो, कहीं भी इस तरीके की जब वेबसाइट पे कोई आप पेज देखते हैं, तो उसमें जब डिटेल्स मांगी जाती हैं तो वो एक फॉर्म टैग के थ्रू ही मांगी जाती हैं। और ये फॉर्म टैग पे हम, इसके अंदर खुद बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और उसके सब टैग होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे कि एक फॉर्म कैसे बनाया जाता है और उसमें किस तरीके की चीजें, कैसे कैसे हम डेटा का इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो फॉर्म टैग हम यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि फॉर्म टैग को यूज करते समय आपको जो है अपना बेसिक जो टैग्स हैं वो सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे स्टार्ट करते थे। यानी कि सबसे पहले आपको अपना HTML टैग लिखना ही लिखना है। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जब हम फ्रेम्स यूज करते हैं, फ्रेम टैग का यूज करते हैं, तब उसमें हम बॉडी टैग का यूज नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्म में आपको बॉडी टैग भी यूज करना है। यहाँ तो हमने बेसिक अपना कर दिया, अब हम अपना बॉडी टैग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मान लीजिए सबसे पहले हमने लिख दिया ये हमने इतना किया है। अब हम इसको सिर्फ पहले सेव कर ले रहे हैं, अभी कुछ और खास काम नहीं किया है। पहले की चीजें जो आपने ऑलरेडी की हुई है वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्म एक बनाया और एडमिशन हमने इसको नाम दे दिया है admission.html। एक्सटेंशन वही रहेगा, अगर आपको याद होगा तो .html एक्सटेंशन से आप फाइलें सेव करते हैं। ये हमने सेव कर दी और अब हम सिर्फ इतने को ही रन करके देखते हैं कि ये कैसा हमारा दिखाई दे रहा है। तो हमने H2 टैग एडमिशन फॉर्म के लिए यूज किया है, तो ये और सेंटर टैग भी यूज किया हुआ है। तो ये हमारा जो डेटा है ये पेज के हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया है। अब इसके नीचे हम चाहते हैं यहाँ पर हम यूजर से उसका नाम मांगे। तो उसका नाम मांगना है, तो यहाँ पर हमने एक पी टैग लगा दिया, न्यू लाइन से स्टार्ट करना है और लिख दिया एंटर योर नेम। अब अगर इतने को सेव करके हम यहाँ आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो एंटर योर नेम तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्चुअली इसके आगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हो और उस बॉक्स में हम अपना नाम लिख सकें, या ये जो भी यूजर हमारा ये पेज देख रहा है वो अपना नाम लिख सके। इसके लिए हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स को बनाने के लिए जो डेटा आपको चाहिए होगा वो फॉर्म टैग के अंदर ही चाहिए होगा। तो और उसके फॉर्म टैग के एलिमेंट्स आपको यूज करने होंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्म टैग। और जहां फॉर्म टैग खत्म हो रहा होगा वहां पे लास्ट में आप इसको क्लोज भी करेंगे, क्योंकि ये भी उन्हीं कंटेनर टैग्स की तरह है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कंपलसरी होती है। अब आपको लगाना क्या है, यहाँ पे इसके आगे एक बॉक्स देना है। तो उसके लिए इसका सब एलिमेंट यूज करेंगे इनपुट। इनपुट टैग है हमारा, टाइप लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू लिखेंगे टेक्स्ट, इतना लिखेंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे। और यहाँ आकर के हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये बॉक्स बन गया यहाँ पर। और अगर आप यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर अगर आपको अपना नाम लिखना हो तो आप इस तरीके से अपना नाम लिख सकते हो। क्लियर? Okay. ठीक है। अब आपको अगर ये चीज यहाँ पर कंटेंट देते हैं तो यहाँ पर आपने कह दिया कि हमें टेक्स्ट देना है, लेकिन अगर हम चाहते थे कि जैसे हम यहाँ लिखा हुआ, इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे लिख के आ जाए एंटर योर नेम हेयर या टाइप योर नेम हेयर,
यानी फॉर्म जो भर रहा है उसे सोचना ना पड़े कि मुझे अपना नाम कहाँ लिखना है, उसको पहले से यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे कि टाइप योर नेम हियर। अगर ऐसा चाहते हैं तो यहीं पर हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, और जो भी हम लिखना चाहते हैं डबल कोट्स में लिख देंगे, टाइप योर नेम हियर, ऐसे सेव करेंगे, यहाँ आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पहले से लिखा हुआ दिख रहा है टाइप योर नेम है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, जो पुराना लिखा है उसे हटाएंगे और इसके अलावा हमें जो कुछ भी लिखना है वो हम यहाँ पर अपना टाइप कर देंगे। क्लियर है सविता? यस मैम। मैम जैसे वैल्यू की वैल्यू लिखते हैं इसकी जगह पर। हाँ, जब वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू के साथ डबल कोट्स में जो भी लिखा जाता है वो बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, यानी पहले से ही आता है। लेकिन टाइप ओके। इज इक्वल टू टेक्स्ट ये डिसाइड करता है कि ये बॉक्स बन के आए, ये जो बॉक्स आपका बन के आ रहा है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट देने से ये बॉक्स आपका बन के आ रहा है। ठीक है, अब और हम क्या कर सकते हैं, साइज इज इक्वल टू 30 जब हमने दिया तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारे कंटेंट की। क्योंकि देखिए जब तक हम अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30। 1 सेकेंड, ये देखिए हमने एक लिमिट फिक्स कर दी। क्योंकि जब हमें पता है कि हम किसी का नाम मांगते हैं, जब तक हम लिमिट नहीं देते हैं तब तक तो हम अनगिनत अक्षर दे सकते हैं। यानी अगर हमने ये चीज यहाँ से नहीं दी हुई है, इसे हम हटा दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं और यहाँ पर अब हम टाइप करें तो आप कितने भी अक्षर टाइप करते चले जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, तो इतने कैरेक्टर्स आप टाइप करते चले आएंगे। जाहिर सी बात है कि आपको भी पता है कि अगर किसी का नाम मांगा जाए तो उसके नाम की भले ही एक फिक्स नहीं होती है लेंथ, सबके नाम अलग अलग लेंथ के होते हैं, किसी का नाम छोटा होता है, किसी का नाम बड़ा होता है। पर ये बात तो हमें भी पता है कि हम जो नाम डाल रहे हैं अधिक से अधिक 20 25 या ज्यादा से ज्यादा 30 अक्षरों तक का होना चाहिए। तो हम एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स ही फीड किए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस लेंथ को फिक्स करने के लिए क्या लिख देंगे, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ एक साथ लिखा जाता है, बीच में स्पेस नहीं होता, और डबल कोट्स में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल देते हैं। इस 30 में वो स्पेस भी इंक्लूड होती है जो दो नामों के बीच में आती है। जैसे आपने सविता लिखा और गौड़ लिखा तो बीच में स्पेस जो आ रही है वो भी इसमें काउंट होगी। तो अब 30 अक्षरों तक का है हमने यहाँ पे दिया। अब हम इसे सेव कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 30 से ज्यादा लंबे नाम किसी के नहीं होते। अब हमने यहाँ पे डेटा फीड करना है। तो देखिए जैसे हम ऐसे ही लिख के दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 9, मतलब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसके बाद जो है सेव नहीं किया था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए इसके बाद भी हम निरंतर की प्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर कोई भी कंटेंट आपका नहीं आ रहा है। तो मैक्सिमम जो लेंथ है वो आप फिक्स कर सकते हैं एक बॉक्स के अंदर लिखे जाने वाले टेक्स्ट की। क्लियर है आपको? इसी तरह से अगर हमें फादर्स नेम मांगना है तो वो मांग लिया। फिर बिल्कुल इसी तरह से
मदर्स नेम मान लिया और सेव कर दिया। ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। अब अगर मान लीजिए इसके बाद में हम चाहते हैं कि हम यूजर से उसका जेंडर मांगे, क्या वो मेल है या फीमेल है, तो जब हम इस तरीके की चॉइसेस रखते हैं तो आपको पता है कि चॉइस आपके पास दो हैं कि या तो मेल या फीमेल, लेकिन आपको लिखना मतलब चॉइस एक ही होती है ना, बाय डिफॉल्ट चॉइस तो एक ही होती है। तो अभी यहाँ पे हमने कहा सिलेक्ट योर जेंडर, मतलब हम उसे लिखवाना नहीं चाहते हैं, हम दो चॉइसेस देना चाहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे जो भी फॉर्म भर रहा है ये, अगर वो मेल है तो मेल पे टिक करे और फीमेल है तो फीमेल पे टिक करे। तो उसके लिए आपको उसे चॉइसेस देनी होंगी, और ऐसी चॉइस जब आपको देनी है तो टैग तो आप वही यूज करेंगी, टैग तो इनपुट ही यूज होगा। लेकिन अब आप लिखेंगे क्या, आप यहाँ पर लिखेंगे रेडियो, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जब भी आप गोल गोल बटन देखते हैं चॉइस के लिए कहीं पर भी, यहाँ सिलेक्शन होता है और चॉइसेस के लिए सर्कुलर बटन दिए जाते हैं, तो वो रेडियो बटन कहलाते हैं। आपको याद होगा कि रेडियो बटन आपने राइटर में भी पढ़े होंगे। तो ऐसी ही चॉइस अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखेंगे। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें क्या देना है, पहले हमने लिख दिया मान लीजिए मेल, और उसके बाद अगली लाइन में हम लिखना चाहते हैं फीमेल, तो फिर से लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा हमको रेडियो, और यहाँ पर नेक्स्ट हम अपनी जो भी चॉइस देना चाहते हैं वो दे देंगे। ये इस तरह से हम इसे करेंगे। अभी हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पर आकर के फिर से अब हम इसे रिफ्रेश करने जा रहे हैं। तो देखिए नाम के लिए पूछा, अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया हमने, फिर फादर्स नेम लिख दिया, फिर यहाँ पर मदर्स नेम लिख दिया, और जेंडर में अब दोनों चीजें हैं, या तो मेल पे टिक करना है या फीमेल पे टिक करना है। तो मेल कैंडिडेट्स मेल पे टिक करेंगे, और जब कोई फीमेल कैंडिडेट होगा तो वो फीमेल पे टिक करेगा। सुधी आपको आवाज आ रही है? सुरभि आपको वॉइस क्लियर आ रही है हमारी? चलिए खैर, सविता क्लियर है इतना आपको? इसके बाद में नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर चॉइसेस देनी है यूजर को, लेकिन मतलब वहां पर हम एक से ज्यादा चॉइस देना चाहते हैं। जैसे जेंडर के लिए तो पता ही है कि भाई या तो मेल है या फीमेल है, लेकिन कई बार ऐसी भी चॉइसेस होती हैं जहां पर एक से ज्यादा सिलेक्शन हमें करने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम मल्टीपल चॉइसेस के लिए रेडियो बटन का यूज नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस देने के लिए रेडियो बटन की जगह पर चेक बॉक्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे एक और दे रहे हैं, सिलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स। कि मान लीजिए हमारा स्कूल या हमारा कॉलेज जो है वो 10 सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन यूजर को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आउट ऑफ गिवन लिस्ट। तो उसमें उसको जो है कहा गया है कि 10 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, आप इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। तो ऐसे केस में रेडियो बटन का यूज नहीं किया जाएगा, तब आप यूज करेंगे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स यूज करने के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स पूरा आप लिखेंगे। और यहाँ मान लीजिए हम दे देते हैं पहला सब्जेक्ट हमने दिया, सेव करते हैं इतना, और पहले अपने पेज पर देखते हैं। ये देखिए ये बन के आ गया यहाँ पर एक चेक बॉक्स। ऐसे ही बाकी भी बनाने हैं, तो क्योंकि हम लिस्ट देना चाहते हैं 10 सब्जेक्ट्स की, तो इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं। तो
3 4 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे बस। ये हमने 10 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट बना दी। अब हम इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपने पेज पर आकर के, तो देखिए ये आपको यहाँ पे 10 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है इन सब्जेक्ट्स में से, सपोज एक यहाँ पे ले लेते हैं, शुक्ला, कोई भी नाम ऐसे यहाँ डाल दिया। अब हमने कहा यहाँ पर कैंडिडेट फीमेल है और वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहती है। यहाँ पर एक स्टैट्स पढ़ना चाहती है, एक बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहती है और एक पढ़ना चाहती है ह्यूमन राइट्स। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अपना फॉर्म बना रहे हैं, जिसमें आपने टेक्स्ट एरिया देखा, यहाँ पे टेक्स्ट देखा, इधर आपने रेडियो बटन लिए और यहाँ पर आपने चेक बॉक्सेस लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने आप मेल लिखा है पहले, तो हम चाहते हैं कि मेल पर सिलेक्शन हो, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड हो, इनेबल्ड हो, और हमें पता है कि ज्यादातर बच्चे जो है वो यही 3 सब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर हमें पहले से पता है कि ज्यादातर बच्चे ये 3 सब्जेक्ट लेते हैं और किसी बच्चे को यदि यही 3 सब्जेक्ट लेने हैं तो ये पहले से सिलेक्टेड मिले, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो प्री डिफाइंड भी हम सेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चॉइसेस पहले से इनेबल्ड हो। जैसे रेडियो बटन के लिए अगर हम चाहते हैं कि मेल पहले से ही इनेबल्ड हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे चेक। यहाँ आएंगे तो ये देखिए मेल पहले से चेक्ड है, ये देखिए। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ह्यूमन राइट्स, ये, तो यहाँ पर आप देखिए पहले से ही ये सिलेक्टेड भी आपको मिल सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। सुरभि और सविता, ओके क्लियर है। चलिए गुड। तो अब ये चीज हो गई। अब मैक्स लेंथ ऊपर का बताए, कौन सा वाला? मैक्स लेंथ का एक बार बता दीजिए फिर से। मैक्स लेंथ देखिए, हम एक यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट देते हैं जब हम कोई टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स हमने क्यों बनाया है? यहाँ पर स्टूडेंट से उसका नाम, उसके फादर का नाम और मदर का नाम लेने के लिए। तो मैक्स लेंथ जब हम डाल देते हैं तो ये ऑलरेडी डिफाइन होता है यहाँ पर कि लेंथ में जितने नंबर डाले हैं, अगर हमने जैसे 30 डाला है तो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे फीड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, बस। अब देखिए इसके आगे कोई की प्रेस भी करता रहेगा तो कैरेक्टर्स आगे डिफाइन नहीं कर सकते। तो नाम के लिए आप लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है नाम, हमें ये नहीं पता कि पक्का पक्का कितना लंबा होगा उसका,
लेकिन ये तो पता है कि मैक्सिमम 20-25 अक्षरों का नाम होता है। तो अगर आप कभी भी कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी लेंथ हम फिक्स कर दें, उससे ज्यादा कैरेक्टर्स एक्सेप्ट ही ना हो सके, और एक स्टैंडर्ड विड्थ आप उसकी डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैक्स लेंथ को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया हमारा चेक बॉक्स और रेडियो बटन। अब हम बात करते हैं इसके नीचे एक नए एलिमेंट की। अब नया एलिमेंट है हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट दोनों में अंतर है। देखिए टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स बनता है, लेकिन टेक्स्ट एरिया में आप क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया में आप एक टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, माने एक हिस्सा डिफाइन करते हैं स्क्रीन पर कुछ रो और कॉलम को मिला के, और जिसमें आप चाहते हैं कि यूजर टेक्स्ट लिखे। ये खासतौर से टेक्स्ट एरिया का यूज हम तब करते हैं जब हमें व्यूवर से या जो भी हमारी साइट के विजिटर हैं उनसे रिमार्क लेना है, फीडबैक लेना है, कोई कमेंट, कोई रिव्यू लिखवाना है। इस तरीके की चीज अगर हम लिखना चाहते हैं, या जॉब एप्लीकेशन में होता है राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ नॉट मोर देन 250 कैरेक्टर्स, या इस तरीके का अगर एक लिमिट हम लगाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम टेक्स्ट एरिया डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया प्लीज राइट व्हाई दिस जॉब इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मान लीजिए ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म होता, तो हम ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि आपके लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट क्यों है, और उसके बाद में हम चाहते हैं कि एक बॉक्स बन के आए एक लाइन ब्रेक के बाद, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। कोई स्पेस नहीं आएगी, एक साथ लिखा जाता है। और अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ रोज, कितने रो देने हैं। तो सपोज हमने कह दिया हमें रो देने हैं 5। कितने कॉलम्स देने हैं, तो कॉलम्स हमने डाल दिया मान लीजिए 35। और यहाँ पर अब हम इसे सेव करेंगे, और इनपुट टाइप नहीं लिखते, इस पर टेक्स्ट एरिया ही लिखते हैं। टेक्स्ट एरिया लिखेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को यूज करेंगे, सेव करेंगे, पेज पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए प्लीज राइट व्हाई दिस जॉब इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और यहाँ पर आप अपना जो भी डेटा लिखना चाहते हैं उस डेटा को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप लेंथ फिक्स करना चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतने अक्षरों में ही लिखना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वही मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 250, कि भाई ज्यादा से ज्यादा 250 अक्षर। और वो चाहें तो आप यहाँ पे बता भी सकते हैं नॉट 250 कैरेक्टर्स। सेव कर दीजिए, यहाँ आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज देखिए आ गई, और अब आप यहाँ पर इसको अपना लिखेंगे। तो क्योंकि आपने एक लिमिट लगा दी है अक्षरों की, तो जितने अक्षरों की लिमिट आपने दी है उतने पे ही काम होगा, उससे ज्यादा के अक्षर आप नहीं लिख सकते। बॉक्स अगर छोटा है तो देखिए अपने आप ही स्क्रॉल बार जनरेट हो जाएगी, और आप इस तरह से स्क्रॉल बार के थ्रू इसे पढ़ भी सकते हैं। वैसे किनारे कॉर्नर में यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं, ये देखिए पॉइंटर यहाँ रखने पर आप इस बॉक्स को एनलार्ज भी कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया है। अब है तो और भी चीजें, लेकिन अभी जैसे अब मान लीजिए आप कोई फॉर्म देते हैं तो नीचे लिखा रहता है सबमिट। तो सबमिट का एक बटन आपको बनाना है, या सेव का बटन बनाना चाहते हैं, यानी लास्ट में आप एक बटन चाहते हैं पेज पर आए, तो उस बटन को देने के लिए आप क्या करेंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। बटन का टाइप ही सबमिट है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे क्लिक हियर टू सेव। ये मान लीजिए आपने लिख दिया। हालांकि एक बात अभी हम आपको बता दें कि क्योंकि आपकी अभी साइट जो है स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, तो अभी सेव होगा नहीं डेटा। लेकिन हाँ ये बात अलग है कि बटन आपको बंद करके दिखाई दे जाएगा। किस तरह से, यहाँ सेव कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए
ये देखिए लास्ट में यहाँ पे क्लिक हियर टू सेव है। तो वैसे अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे दिया होता, सपोज कुछ भी लिख दिया होता, ठीक है, यहाँ आपने कुछ लिखा होता और जैसे आप क्लिक करते तो कंटेंट वो एक तरीके से ये जो है आपका यहाँ पे कंटेंट रिमूव हो जाएगा। वैसे तो होता ये कि ये डेटा यहाँ से सीधे सर्वर पे चला जाता और सेव हो जाता, और अभी सर्वर के लिए तो हमने कोई एक्टिविटी यहाँ पे डाली ही नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे सर्वर पे नहीं जाएगा। बट ये है कि हाँ कंटेंट आपका जो है यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये बटन भी जनरेट कर लेते हैं। अब ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि जैसे सबमिट का है, तो अक्सर आपने देखा है कि एक रिफ्रेश का बटन भी होता है। तो अगर रिफ्रेश का बटन डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रिफ्रेश वैल्यू, ना भी लिखे तो भी वो बटन सेव। हमने कुछ भी लिखा, यहाँ कुछ भी लिखा, यहाँ कुछ भी लिखा, ये हो गया। यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा और यहाँ पर रिफ्रेश। ये रिफ्रेश बटन का काम ये करता है। वैसे तो एक्चुअली क्या होता है, रिफ्रेश बटन का काम होता है कि जैसे कुछ गलत हो गया तो नहीं रिफ्रेश कर दे तो पुराने डेटा को रिमूव करके पेज को फ्रेश कर देता है। लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो भी जैसा का जैसा ही है डेटा, क्योंकि एक्टिविटी कोई नहीं बनाई है हमने, सिर्फ वो डेटा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने सारे तरह का डेटा हम जो है यूज कर रहे हैं, और ये सारी चीजों का यूज करके हम अपने फॉर्म को एक तरह से पूरा बनाए ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि आपने यहाँ बटन बनाया और ये सब किया। अगर हम चाहते हैं कि डेटा पूरा का पूरा हमारा ये हो, एक चीज ये भी है कि हम यहाँ बटन लिख करके बटन की जगह पर रीसेट बटन भी यूज कर सकते हैं। रीसेट बटन वही करता है कि पुराने कंटेंट को रिमूव कर देता है स्क्रीन से, और डेटा स्क्रीन पेज को आपके रिफ्रेश कर देता है। तो इसी को हम यहाँ अगर ये करें तो ये रीसेट वाला काम जो है ये करेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा, यहाँ कुछ भी लिखा, यहाँ कुछ भी लिखा और यहाँ कुछ भी लिखा, ये देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो सब रिमूव हो जाएगा और वापस से पेज हमारा फ्रेश हो जाएगा नई चीज के लिए। ये हो गया। अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू हम तब बनाते हैं जब मल्टीपल चॉइसेस में से कोई चॉइस हमें यूजर को देनी होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि उसे यहाँ पे हम कुछ सिटीज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम चाहते थे कि एक लिस्ट हो, 5-6 सिटी के नाम लिखे हो, और हम चाहते हैं बच्चे से पूछे कि आप कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। इस तरीके का हम ऑप्शन उसे देना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बटन हो जिसमें हम उससे ये काम कराएंगे। तो अगर ये चीज हमें करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बार फिर हम एक नया टैग यूज करेंगे, और अब की बार जो टैग हमारा यूज होगा दैट विल बी सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग एक ऐसा टैग है जिसके अंदर आप चीजों को मतलब अलग तरह से यूज करते हैं। जैसे यहाँ तो मल्टीपल चॉइस आपने चेक बॉक्सेस से की, अब हम आपको एक नया यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके बाद दिखा दे रहे हैं। लास्ट में आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी तो इसे बना दीजिए, लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मेन टैग होता है हमारा सिलेक्ट, कंटेनर टैग होता है इसको ओपन और क्लोज दोनों करना जरूरी है। लेकिन इसके अंदर अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा सिलेक्ट सिलेक्ट सिटी
you want to appear your एग्जाम्स। और अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि उसको हम 4 शहरों के नाम दे दें, तो यहाँ पे सब टैग यूज करेंगे और सब टैग हमारा होता है ऑप्शन। ऑप्शन टैग का ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती हैं, और इसके अंदर हम अपने ऑप्शन का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक शहर तो लखनऊ है जिसमें बच्चे को एग्जाम देना हो सकता है, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं। दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर और 5वां शहर, 5 सिटीज की चॉइस डाल रहे हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, आगरा। ये मान लीजिए हमारे मेन ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यूज करना चाहते हैं। अब क्या है, इसे सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए लिख कर के आ गया सिलेक्ट सिटी यू वांट टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बन करके आ गया है और आप देखें कि आपको सारे शहरों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। अब बच्चा जिस शहर का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेगा, क्लिक करते ही उस शहर के लिए उसका चॉइस वहां पर आ जाएगा इस तरह से। हाँ, ये बात अलग है, अगर हम चाहते थे कि जैसे मान लीजिए हमें पता है कि शहर तो 5 है लेकिन ज्यादातर बच्चे इलाहाबाद में एग्जाम देते हैं, तो हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ इलाहाबाद ही आए, तो उस केस में क्या करेंगे कि जहां पर इलाहाबाद लिखा है यहाँ पर आएंगे और क्या दे देंगे, हम यहाँ दे देंगे चेक, सेव और सिलेक्टेड, चेक सिलेक्ट। देखिए, तो जिस सिटी के नाम के पहले सिलेक्टेड लिख देंगे ऑप्शन में जाकर के, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्शन में रहेगी। इस तरह से ड्रॉप डाउन बटन आपने बना करके देखे, ये सब चीजें आपने की। चलिए नेक्स्ट। अब इसके अलावा मान लीजिए और आपको क्या मांगना पड़ सकता है, और आप बहुत सारी चीजें मांगते हैं, जैसे अब आपको मान लीजिए मांगना है पासवर्ड। सपोज आप पासवर्ड भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो पासवर्ड भी एक टाइप होता है जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या लिखना होगा इसके बाद में बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने एंटर, जैसे अक्सर हम फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें यूजर आईडी हम उसको देते हैं, इंटर यूजर आईडी। यहाँ तो हमने लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि यूजर आईडी टेक्स्ट ही होगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमें पता है कि हम यूजर आईडी की लिमिट जो है 15 लेटर्स की रखते हैं, उससे ज्यादा की नहीं है, तो ये तो हमने दे दिया। अब इसके बाद में हम क्या चाहते हैं, इसके बाद में हम उसका पासवर्ड मांगना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वही एंटर पासवर्ड। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस मैम। अच्छा, यूजर आईडी में तो देखिए, आप देखिए तो दोनों बॉक्सेस एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन आईडी में जब आप डालते हैं तो 15 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आप फीड कर सकते हैं, और वो आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आप फीड करेंगे। लेकिन पासवर्ड में अगर आप देखें
तो पासवर्ड में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एनक्रिप्टेड कैरेक्टर्स आ रहे हैं। आप कीबोर्ड से ही, मैं यहाँ पर मान लीजिए नाइटेक भी लिख रही हूँ तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ जैसे एनक्रिप्टेड कोडेड कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आप देखें यहाँ पर कि इस तरीके की चीज होती है। आप पासवर्ड का ये जो है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड देने से आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्लियर है इतना? इसी तरीके से आप मेल आईडी अगर मांगना चाहते हैं तो मेल आईडी भी आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेल आईडी एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये मेल आईडी का बॉक्स बन गया। अब जो भी अपनी मेल आईडी आपको डालनी, जैसे हम अपनी डाल के दिखा रहे हैं, है ना, तो ये मेल आईडी भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कंटेंट है जो आप यूज करते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, सिलेक्ट टैग के थ्रू आप जाकर के ऑप्शंस बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन बटन आप बना देते हैं और इनेबल रख सकते हैं चेक बॉक्सेस को या इनको। ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया, पासवर्ड आप मांग सकते हैं, आईडी है। उसके अलावा यहाँ पर सबमिट और रीसेट के बटन्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि उसके बाद अभी यहाँ पे हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है, मुझे एक दो बातें बतानी भी है आप लोगों को। प्लीज आप लोग जो एक चीज तो ध्यान रखिए, आप सब लोगों को रेगुलर क्लास का लिंक आएगा। देखिए मॉर्निंग में आपकी M1 की क्लास होगी। M1 की क्लास आप लोगों की दूसरे बैच के साथ कंबाइंड होगी, ठीक है? जो उनका चल रहा है वही आप लोगों का चल रहा है। और अभी फिलहाल कुछ दिन हम ही लेंगे आपकी M1 की क्लास, क्योंकि विपुल सर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो हम ही लेंगे M1 की क्लास भी। लेकिन वो तो जो क्लास होगी आपकी वो कंबाइंड होगी, उनकी और आपकी दोनों बैचेस की एक साथ होगी। पर M2 की जो क्लासेस हैं वो आपकी दोनों की अलग अलग ही चलेंगी, क्योंकि M2 की क्लास में आप लोग पीछे हैं, वो लोग आगे हैं, तो ना हम आपको दौड़ाना चाहेंगे ना हम उन्हें वेट कराना चाहेंगे। उनका उनके हिसाब से चलेगा, आपका आपके हिसाब से चलेगा। मगर फर्क ये है कि उनकी हफ्ते में M2 की केवल 3 क्लासेस होंगी, लेकिन आपकी M2 की रोज होगी क्लास। तो आप लोग इस डाउट में मत रहिएगा कि आज क्लास हुई है कल नहीं होगी। आपकी M2 की क्लास शाम को 4 बजे से लेकर के 4:45 तक रोज होनी है। तो आप लिंक को ध्यान दीजिएगा, लिंक का वेट करिएगा। वैसे तो लिंक ग्रुप में ही आएगा, सब लोग उसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि लिंक अलग अलग नंबर्स पे दे दिया जाए। आप लोगों ने जूम ऐप डाउनलोड कर ही ली है, अब इस पर आप अपनी एक आईडी जनरेट करें अपनी मेल आईडी से। आईडी बना लीजिए, और आपने अपनी आईडी बना ली है इसका कंफर्मेशन अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए कि हाँ मैंने अपनी आईडी बना ली है या आईडी इज जनरेटेड अपने अपने नाम के साथ। तो हम देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। शुरू में एक दो दिन तो देखिए ऐसा है कि हम आपको अलाउ कर देंगे क्लास के लिए, चाहे ऑनर लाइट के नाम से आप आए, चाहे सुरभि सिंह के नाम से आए। लेकिन बाद में 3-4 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद ऐसा नहीं होगा। जिस बच्चे ने अपनी आईडी अपने मेल के आईडी के साथ बनाई होगी उसी बच्चे को क्लास में अलाउ किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, क्योंकि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं चाहते हैं अपनी क्लास के लिए उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑथराइज नहीं है इस क्लास में आने के लिए। केवल वही बच्चों को इसका राइट मिलना चाहिए जो बच्चे ऑथराइज्ड है। समझ रहे ना आप लोग मेरी बात को? तो इसलिए अपने अपने नाम से अपनी आईडी से बना लीजिएगा। रजिस्टर्ड आईडी आपकी जो मेल आईडी है उसी से आप अपनी आईडी जूम पे क्रिएट करिएगा। और फिर जो है आप लोगों को जब आप क्लास के लिए परमिशन मांगते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम जब आपको यहाँ अलाउ करते हैं तो यहाँ पर हम आपको तभी अलाउ करेंगे जब हम आपको पहचानते होंगे। जिसे हम नहीं पहचानेंगे उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। और प्लीज सविता उनको शालिनी को प्लीज आप एक बार कोशिश करिएगा, शाम तक वो फोन पिक करेंगी और आप उनसे बात कर लीजिएगा और उन्हें ये बात बता दीजिएगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। M2 आपका मंडे से सैटरडे होना है।
M1 आपका ऑल्टरनेट होगा, हफ्ते में 3 दिन होगा, लेकिन उसकी क्लास होगी आपकी सुबह। ठीक है, सुबह जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है टाइम, अभी तो मैं बिल्कुल जैसे इतना अच्छे से, मेरे पास बहुत सारे बैचेस इकट्ठे हो गए, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों की क्लास का टाइम 9 o'clock होगा, 9 बजे से 9:45 है, या 8 o'clock है, नहीं ठीक है 8 o'clock है, 8 से 8:45 का आपका सुबह का सेशन हुआ करेगा। तो ये आपको जो है 2 टाइम अपने बिल्कुल फ्री रखने हैं। आपको जो भी घर में अपनी मम्मी को, अपने घर में किसी को भी सपोर्ट करना है काम के लिए, उसके पहले सुबह 8 बजे के पहले कर लीजिए, और नहीं तो फिर 8:45 के बाद ही आप लोग करिएगा। अब जल्दी से आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उतना स्क्रीन खोल दे रही हूँ जितना जरूरी है। कुछ कंटेंट मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। चलिए अब लोग, आप लोग प्लीज पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे वाले का, फिर दोबारा से मैं दिखाती हूँ तब आप लीजिएगा, और जब ले लें तो बता दीजिए कि मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैम डन। ओके, ये रिमेनिंग पार्ट है, इसका भी ले लीजिए, और प्लीज इतनी चीजें आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है इसमें से किसी भी चीज में, तो डू लेट मी नो इन नेक्स्ट सेशन। आप मैसेज करके भी ड्रॉप कर सकते हैं ग्रुप में, या ग्रुप में हम भी हैं तो हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि मैम मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई है, इसे एक बार फिर से समझा दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में पहले आपको वो जो आपका डाउट है उसे क्लैरिफाई करेंगे, तब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इतना जरूर प्लीज अभी आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी तरीके से हमारी क्लासेस अब चलेंगी, तो हमें जो है आप लोग को भी 1-2 दिन स्ट्रीमलाइन आने में अभी थोड़ा सा लग रहा होगा ऑकवर्ड, लेकिन 1-2 दिन जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप लोगों को ये ऑकवर्डनेस फील नहीं होगी। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।